भारत के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से तिलमिलाया पाकिस्तान दहशतगर्दों की मदद से अब भारत में आईपीएल मैचों वाले क्रिकेट स्टेडियमों में बम धमाके की धमकी वाले ईमेल भेजकर खौफ फैलाना चाहता है। गुरुवार को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में बम धमाके की धमकी का ईमेल राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल को भेजा गया। स्पोर्ट्स काउंसिल को भेजे गए ईमेल में लिखा था, हम आपके स्टेडियम में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए बम ब्लास्ट करेंगे। अगर तुम बच सकते हो तो सभी को बचा लो। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और युद्ध के साए जैसे हालातों में ईमेल का सब्जेक्ट था बम ब्लास्ट इन स्टेडियम ऑपरेशन प्रभाकर दिविज, जो पाकिस्तान jkweb@gmail.com नाम के ईमेल से आया। सूचना के बाद टीमें पहुंची, सुरक्षा एजेंसियों ने स्कैन किया पूरे स्टेडियम को, खिलाड़ियों को बाहर निकाला गया, जांच पूरी की गई, संदिग्ध कुछ भी नहीं मिला। एहतियातन स्टेडियम में पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। 16 मई को एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का पंजाब किंग्स 11 के साथ मैच है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक देश में 3 क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कोलकाता का ईडन गार्डन, जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम, ये तीनों धमकी भरे ईमेलों को फिलहाल झेल रहे हैं। जयपुर में जिस ईमेल से धमकी मिली उसी नाम से अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में धमाके की धमकी आई। 7 मई को कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में भी बम धमाके की धमकी का ईमेल बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन को इसी ईमेल आईडी से भेजा गया। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच वहां मुकाबला था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह आईपीएल का पहला मैच था। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि बार बार बम धमाकों की धमकियां देकर दहशत फैलाने की कोशिश क्यों? आईपीएल मैच हो रहे हैं जहां वहां क्रिकेट स्टेडियम में खौफ पैदा किया जा रहा है क्या? हमारे स्टेडियम की सुरक्षाएं कितनी पुख्ता हैं, इस पर भी बात होगी। और सबसे बड़ी बात, आज सबसे बड़े मुद्दे में, युद्ध की स्थिति में, सीमा पर तनाव की स्थिति में आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या है हमारी तैयारियां, इसको लेकर करेंगे आज बात। योगेंद्र कुमार जोशी, पूर्व एडिशनल एसपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश शुक्ला, साइबर एक्सपर्ट, हमारे साथ पैनल पर हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर सर भगवान सिंह साहब, रक्षा विशेषज्ञ के नाते से हमारे साथ इस पैनल पर जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत हम लोग ब्रिगेडियर साहब से करते हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं इस पैनल पर। और विषय आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर है। भगवान सिंह साहब, जब सीमा पर तनाव होगा, युद्ध की स्थिति अगर होती है, तब सीमा पर तो जवान तैनात रहेंगे, लेकिन जो आंतरिक सुरक्षा है देश की, उसमें क्या कुछ अभी से तैयारियां कर ली जानी चाहिए? क्या कुछ उस वक्त की तैयारियां रहेंगी? इस पर जरा आप थोड़ा फोकस करते हुए चर्चा की शुरुआत करें। देखिए नीरज जी, बात यह है कि आजकल के युद्ध में पूरा देश युद्ध लड़ता है, क्योंकि जो पुराने ज़माने में लड़ाइयाँ होती थी आमने सामने की, तो दोनों फौजें होती थी, फौज ही लड़ाई करती थी, पीछे कोई नुकसान नहीं होता था। आजकल के बियॉन्ड द विजुअल रेंज, यानी दूर तक जहां हम देख नहीं सकते हैं, उतनी दूर तक मार करने के हथियार डेवलप हुए हैं, जो दुश्मन के पास भी हैं, हमारे पास भी हैं, जो देखा भी है आपने, जो अब तक हमने किया है, वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आंतरिक सुरक्षा है वो उतना ही जरूरी है जितना कि वहाँ बॉर्डर पे सुरक्षा की जरूरत है। तो और आंतरिक सुरक्षा के लिए जो पहले 65-70 वॉर के जो वेटरन्स हैं या वहाँ उस वक्त के जो नागरिक हैं, वो देखेंगे किस तरह से सायरन बजता था और लोग बिना किसी हिचकिचाहट के लाइट ऑफ कर देते थे, और यदि गाड़ियाँ जो चल रही हैं वो लाइट ऑफ करके साइड में खड़ी हो जाती थी। तो ये जो डिसिप्लिन है नागरिकों का आंतरिक सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि सब में अपनी ये भावना होनी चाहिए, और वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए कोऑपरेट करेंगे। और आंतरिक सुरक्षा के लिए जो बिल्कुल बॉर्डर के एरिया के ऊपर सिटीज़ हैं या हैबिटेशंस हैं जो भी हैं, वहाँ सिविलियंस बंकर बना लेते हैं, और वो जो ही सायरन बजता है या जो ही कोई युद्ध की घटना होती है, वो जब कोई धमाका सुनते हैं तो वो बंकरों में घुस जाते हैं। तो जैसे अपने एलसी के दोनों तरफ पाकिस्तान ने भी कर रखा है, हमने भी कर रखा है, वहाँ के सिविलियनों ने बंकर बना रखे हैं 5-10 किलोमीटर दूर तक के। तो इसी तरह हमारे यहाँ भी बॉर्डर के ऊपर जो गांव है, जो हैबिटेशन है, उनको भी बंकर बना लेना चाहिए, या फिर 10 किलोमीटर दूर कहीं रहने की जगह है, सरकार ने कोई बंदोबस्त किया है, तो उनको वहाँ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए
दूर चला जाना चाहिए। नाउ मसला ये उठता है कि यहाँ पर क्या ऑर्गेनाइजेशन है जो सिविल डिफेंस जैसे हैं या होम गार्ड्स हैं या पुलिस हैं, जो जो ये सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनका क्या काम है, उनका क्या रोल है? उनका रोल बहुत अहम हो जाता है। पुलिस का तो जैसे पीस टाइम पे हो चाहे युद्ध के टाइम पे हो, ये उनका रोल तो हमेशा ही रहेगा। वो बिना पुलिस के तो कोई एक्शन हो भी नहीं सकता है। परंतु इस टाइम पे सिविल डिफेंस और होम गार्ड जैसे एजेंसीज हैं, जो जिनका सिविल डिफेंस का तो काम ही यही है कि युद्ध के समय आंतरिक सुरक्षा के लिए किस तरह से वो नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करें, और जहां भी कोई हादसा हो जाता है वहां पर किस तरह से रेस्क्यू रिकवरी और ये सारा काम करें, ये सिविल डिफेंस का काम है। और सिविल डिफेंस के अकेले ही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों के साथ पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, जो जो जिसका जो रोल है उसके साथ मिलकर वो ये कार्रवाई करें। देखिए, ठीक है। जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं, तो उस डिजास्टर मैनेजमेंट में जैसे अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक में बिल्डिंग गिर जाती हैं, तहस नहस हो जाती हैं, कहीं फ्लड आ जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो उसमें सिविल डिफेंस काम करती है। सिविल डिफेंस रेस्क्यू का, रिकवरी का और ढूंढने का, ये जो जो भी कोई जिंदा आदमी है उसको बाहर लाने का, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने का। और जो लोकल पॉपुलेशन है, क्योंकि सिविल डिफेंस वाले लोकल पॉपुलेशन के साथ ही रहते हैं और वहीं से आते हैं, तो वो लोकल जानकारी होती है, और लोगों के साथ जो सिविल डिफेंस में नहीं है उन्हीं को ठीक भी है। रोल ठीक बात है। करके उनकी सेवा। सिविल डिफेंस का बड़ा रोल अब रहता ही है, और भी ज़्यादा अब मॉकड्रिल जो हुई है भगवान सिंह साहब, उसमें भी सिविल डिफेंस की एक तरीके से पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ही है वो, और दोबारा से एक प्रैक्टिस उनको करवाई गई, क्या कुछ चीज़ें उनको हाथों हाथ करनी पड़ेंगी। लेकिन इस बीच जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो फिर अब साइबर एक ऐसी कड़ी आज के समय में जुड़ गई है कि जिसका बड़ा प्रभाव है। अगर उसको, जैसे अभी हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को एक और साइबर लड़ाई में हराते हुए उसकी यूनिवर्सिटी को हमने, उसकी वेबसाइट्स को हमने हैक कर लिया, उसके एक बड़े बैंक की वेबसाइट को हमने बीते दिन ही हैक किया। तो ये चीज़ जब हम कर रहे हैं तो सामने वाला भी प्रयास करेगा, और सामने वाले तो हमसे ज़्यादा बड़ी नापाक इरादों के साथ वो लोग तो प्रयास करने को उतारू हैं। ऐसे में अखिलेश शुक्ल साहब, साइबर सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होने वाली है किसी भी जंग में, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो या फिर वो केंद्रीय डिफेंस भी हो, उसमें भी साइबर एक बड़ा रोल प्ले करेगा। उसकी क्या तैयारी आपको लगती है भारत की दृष्टि से? धन्यवाद राहुल जी। सबसे पहले मैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो अभी हम ईमेल की बात कर रहे हैं, ये इसको साइबर वॉरफेयर कहना तो ठीक नहीं होगा। हालांकि उद्देश्य कुछ कुछ लगभग साइबर वॉरफेयर का जो थंडर एंड रन स्ट्रैटेजी होती है कि आदमी को परेशान करिए और उसको जनता में कहीं कियोस लाइए, तो वो पर्पस तो जाहिर सी बात है लग रहा है कि यहाँ पे पूरा हुआ है। बट साइबर वॉरफेयर कहना इसको ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो ऐसी ईमेल अक्सर दिल्ली के स्कूलों में बच्चे भी भेज दिया करते हैं, तो वहां पे फिर बम स्क्वाड रहता है, बम की चेकिंग करते हैं हम। तो साइबर वॉरफेयर कहना तो नहीं ठीक होगा। लेकिन हाँ, अब साइबर वॉरफेयर एक रियलिटी है, और जैसा कि हम लोग रशिया और यूक्रेन वॉर में भी देखा कि रशिया ने काफी साइबर हमले करके यूक्रेन को, उसके सिस्टम को, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, और एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी मतलब कोशिश की कि उनके स्ट्रैटेजिक ठिकाने जान सके, स्ट्रैटेजिक मूवमेंट को देख सके। तो ऐसा खतरा भारत पर भी है, और कहीं ना कहीं किसी जमाने में पाकिस्तान हैकर्स पैराडाइज भी रह चुका है, जहां पे हैकर्स बड़े प्रोमिनेंट है। ऐसे में खतरा, एक रियल खतरा हमारे ऊपर है। लेकिन इसी के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया भी आईटी का सबसे बड़ा हब है। हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो पर्सनल मतलब प्राइवेट कंपनीज का, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो वो वेल इक्विप्ड है, बहुत स्मार्ट है, दुनिया की बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। साथ में गवर्नमेंट भी हमारी, क्योंकि हम लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जाते रहते हैं जहाँ पे डिस्कशन होता रहता है किस तरह के वेल इक्विप्ड हैं, क्या तैयारी है। तो साइबर वॉरफेयर पहले से ही हम एज अ कंट्री प्रिपेयर्ड हैं, और काफी मतलब आजकल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब जगह साइबर स्ट्रेटेजिस्ट, आईटी के इंजीनियर्स जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर के साथ साथ साइबर वॉरफेयर में भी हैं, और वो काफी
इन सब डिस्कशन। और अगर अखिलेश पाकिस्तान और भारत की जो साइबर रिसोर्सेज हैं उसको अगर कंपेयर करें, सर कंपेयर करना तो बहुत मुश्किल। देखिए पाकिस्तान ज्योग्राफी वाइज भी अगर देखा जाए तो बहुत ही एक मतलब शायद वो हमारे एक स्टेट का मुकाबला भी न कर पाए। तो एट द सेम टाइम हमारे यहाँ जो आईटी वर्कफोर्स है और जो शायद उसकी पॉपुलेशन भी पाकिस्तान से ज्यादा होगी, तो आप कंपैरिजन करना तो सही नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज्यादा तो बच्चे हमारे यहाँ आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उससे ज्यादा बच्चे हैं। तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ आईटी, इन्फोसिस, ये सब कंपनियां हैं जिनका लेकिन दुनिया में अखिलेश यहाँ नाम पर है। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर बात यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ की जो यूथ है वो जिस दिशा में अपनी एनर्जी को लगाए वो एक पॉजिटिव दिशा है, और वहां की यूथ का एक बड़ा हिस्सा अपनी एनर्जी को, अपने इंटेलेक्ट को जिस दिशा में लगा रहा है वो इसी राहों पर जाती है जहां पर उनका दिमाग और उनका टारगेट इसी तरीके से चल सकता है कि भाई हमें तो काम ही ये करना है कि सामने वाले को नुकसान पहुंचाना। हमारे वाले तो काम करते हैं दूसरों के सुख के लिए भी, अपने लिए सर्वजन हिताय के लिए काम करते हैं, और वहां सर्वजन के नुकसान के हिसाब से काम हो रहा है। और कई बार नेगेटिव एनर्जी ज्यादा फोकसली अपना काम बेहतर कर देती है। तो ऐसे में जो हमारी यूथ की स्किल है, हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, उनको और सतर्क होने की आवश्यकता तो पड़ेगी। जाहिर सी बात है पड़ेगी। और साइबर सिक्योरिटी कोई अभी लेटेस्ट थ्रेट नहीं है। साइबर सिक्योरिटी हमेशा से एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे आपकी बात का जवाब देने के लिए मैं कहूंगा कि भारत, जैसा कि हम अभी हर जगह सुनते हैं कि भारत कभी हमेशा डिफेंसिव मैकेनिज्म में काम करता है। हमारे ऊपर हमला होता है तभी हम हमला करते हैं। तो ये एक दर्शाता है कि हम हमेशा एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चलते हैं। हमारा काम ऑफेंसिव या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। लेकिन अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा तब हम काउंटर अटैक मजबूती के साथ कर सकते हैं। काउंटर अटैक भी कर सकते हैं, प्लस हम डिफेंस के लिए भी तैयार है। ठीक है, ठीक है। मैं फिर आऊंगा अखिलेश आपके पास। योगेंद्र कुमार जोशी साहब भी हमारे साथ हैं, पूर्व एडिशनल एसपी आप रहे राजस्थान में, एक लंबा अनुभव आपका है। जोशी साहब, बहुत लंबे अरसे बाद आपका और मेरा सेम पैनल पर बैठना हो रहा है। चर्चा में आज आंतरिक मुद्दा बहुत अहम है और आपका लंबा अनुभव है आंतरिक सुरक्षाओं को लेकर के। अभी ये ईमेल आ गया, स्टेडियम उड़ा देंगे। हालांकि जिस तरह अखिलेश जी भी कह रहे थे कि अब ये ईमेल आना कोई ऐसी बात तो है नहीं, भाई कोई भी कर देता है, बाद में पता ये लगता है कि हुआ कुछ नहीं है। लेकिन योगेंद्र साहब, जब स्थिति तनावपूर्ण रहेगी तो उसमें ऐसे फेक ईमेल्स को भी गंभीरता से लेना पड़ेगा क्या? और उसमें रिसोर्स जाता है, उसमें फिर पूरा प्रशासन लगता है, बॉम्ब स्क्वाड जाएगा, डॉग स्क्वाड जाएगा, पूरी चेकिंग होगी, प्रॉपर रिसोर्स लगता है फेक ईमेल को में भी क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि स्पॉट पर जाती है पूरी टीमें। हमारे पास क्या इतने रिसोर्सेज हैं कि हम फेक चीज़ों को भी गंभीरता से लेना, जब मजबूरी होगी तो उनको भी हैंडल कर सकें, और जहां पर एक्चुअल वॉरफेयर गोइंग ऑन होगा वहां पर भी अपने रिसोर्सेज भेज सकें? क्या ये टफ रहने वाला है या फिर हमारे पास पर्याप्त संसाधन है प्रशासनिक शासनिक ढंग से? देखिए राहुल जी, अभी मैंने साइबर एक्सपर्ट्स आपको सुना है, और अभी थोड़े दिन पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो साइट है वो हैक कर ली गई थी, 5-4 दिन पहले। और उससे पहले भी आप देखिए, हवाई जहाज को बम की सूचना है, एयरपोर्ट उड़ाने की सूचना है, ये अस्पताल को है, स्कूल जयपुर के 52-49 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी है। इस प्रकार के ईमेल हमारे यहाँ आते रहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि क्या हम अभी भी इतने परिपक्व नहीं हुए कि इस प्रकार के ईमेल आदमी डाल देता है और उस तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, चाहे कोई बच्चा करे चाहे वो बड़ा करे। अगर मान लीजिए अपनी कोई साइट है, उसको हर कोई हैक कर लेता है, तो क्या हमारे पास अभी इतने साइबर एक्सपर्ट नहीं है जो हर विभाग की जो साइट है उसमें कोई घुस न पाए? इस तरह की व्यवस्था हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं देख रहा हूं आपके हमारे टीवी चैनल पे कई बार इस बात की डिस्कस हुए हैं कि लोग ईमेल डाल देते हैं और फिर उसका मुकदमा भी कई बार दर्ज नहीं होता। आप देखिए कितने हवाई जहाजों को बम के से उड़ाने की धमकी के ईमेल आए हुए हैं। आप देखिए, एक हवाई जहाज जब नीचे उतरता है और वापस चढ़ता है तो उसके ऊपर 2-3 करोड़ रुपए का खर्चा आ जाता है। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि साहब हमने फलाने हैकर्स को पकड़ा है, फलाने ईमेल वाले को पकड़ा है, साले उसको सजा दी है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज के जमाने में जो युद्ध हो रहा है ना, वो साइबर युद्ध भी है और साइबर क्राइम भी है। और उसके लिए चाहे हम किसी भी तरह की, जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी खुल रही है,
कि साहब साइबर एक्सपर्ट तैयार हो रहे हैं, आईटी सेल के लिए बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं, कोई सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वगैरह खुल रही है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है राहुल जी कि क्या हम इस तरह की बातें रोज बर्दाश्त करते रहे? अब आप स्टेडियम में बम की सूचना दे दी, सारा स्टेडियम खाली करो साहब। एक व्यक्ति संवेदना पैदा कर देता है, पूरे इलाके को घेर लेता है। कलेक्ट्रेट को खाली करवाया अभी थोड़े दिन पहले, कलेक्ट्रेट में बम की सूचना कर दी। मेरा कहना यह है कि हमारे पास इस प्रकार के एक्सपर्ट अभी तक नहीं मौजूद हैं। मैं आपको कह रहा हूं, अगर एक्सपर्ट मौजूद होते तो इस प्रकार के ईमेल कोई भी फर्जी डाल ही नहीं सकता था। उनको डर होता कि ये हमको पकड़ लेंगे और पकड़ के बिहाइंड द बार करेंगे। नंबर 2, हैकर्स के लिए हमारे पास कोई संसाधन, कोई टूल अब तक यहां मौजूद नहीं है। मैं ये कह रहा हूं इसलिए कि मैं देख रहा हूं ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हैक कर ली। अगर हैक कर ली तो हमने आज 7 दिन में क्या किया? क्या हमने उन हैकर्स को टटोल लिया? क्या हम वहां तक पहुंच गए? मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो ईमेल एड्रेस से किया तो आईपी एड्रेस ले लीजिए, पाकिस्तान का आता तो पाकिस्तान की कौन सी एजेंसी है? और मैं ये कहता हूं तो अब ये पाकिस्तान के नाम से हर कोई कर रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को इस चीज को इग्नोर करना है। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं पिछले 1 साल से कि हमने एक भी हैकर को नहीं पकड़ा जिसने ये किया हो। ईमेल जो डाल रहे हैं बम की सूचना देने वाले, अखिलेश जी को इन्वॉल्व करते हैं इस डिस्कशन में अखिलेश जी को वापस इन्वॉल्व करते हैं। अखिलेश भाई, बड़ा सवाल, जैसे हम लोग शुरुआत में जब कंप्यूटर सीख रहे थे, स्कूल में भी थे, तो फिर एक टर्म आया भाई, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, अपने सिस्टम में कर लीजिए। अब उसी तर्ज पर मैं थोड़ा एडवांस लेवल पर अगर जाएं तो क्या जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जिस पे कंसर्न जोशी साहब रेज कर रहे हैं कि जो सरकारी ऑफिशियल साइट्स हैं, क्या उस पर इस तरह का जिसे कहेंगे एक पहरा, एंटीवायरस सिस्टम भी एक पहरा ही होता है, एक ऐसा पहरा नहीं बैठाया जा सकता जिसको तोड़ पाना मुश्किल हो? क्या ये सच है कि ऐसा कोई, या फिर ये सच है कि ऐसा कोई पहरा है ही नहीं? क्योंकि बड़े से बड़े देशों की साइटें भी हैक हो जाती हैं, फिर हमने देखा है बड़े से बड़े ताकतवर इंस्टीट्यूशंस की साइटें हैक हो जाती हैं। तो क्या ये सत्य है कि ऐसा कोई पहरा नहीं बना अब तक? देखिए, इसमें 2 तरह की बातें हैं। एक तरफ है ह्यूमन लैब से, एक तरफ इंसान है, मतलब इस टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले, और एक तरफ टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजीज के डिफरेंट लेयर्स हैं। तो 2 अलग अलग बातें हैं। अगर मान लीजिए कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, जैसे मोबाइल में हमने अपडेट नहीं किया है, कोई लेटेस्ट सेट आया है, हम सबके पास मोबाइल है और उस पर तरह तरह के अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट आते हैं, तो नंबर 1 कि आप अगर अपडेट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वल्नरेबिलिटी आएगी। ऐसे ही एक लार्जर सिस्टम, कंपनी की वेबसाइट हो या कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या उनके सर्वर्स हो, अगर वो प्रॉपर पैचेस अपडेट नहीं हुए तो साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट बढ़ता है। एट द सेम टाइम, अगर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन है, ह्यूमन इंटरवेंशन से मतलब यह है कि मेरा अगर फोन या पासवर्ड या कहीं से हैक हुआ है, तो मुझसे जुड़े जितने भी सिस्टम हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी कंपनी का ईमेल अपने फोन पे एक्सेस करता हूं और मेरा फोन मेरी बेवकूफी के चलते हैक हो गया, तो जाहिर सी बात है कि वो कंपनी भी खतरे में आ जाएगी। तो इसमें काफी डिफरेंट लेयर्स हैं। काम तो कर रही है सरकारें, और जैसा कि सर अभी कह रहे थे कि पकड़ा नहीं गया, पकड़े गए हैं। जैसे दिल्ली स्कूल में अभी बहुत सारे बच्चों ने भेज दिया था, तो बाद में पता चला कि वो बच्चा टेस्ट होने वाला था, टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं था, तो उसने कराने के लिए मेल भेज दी। कभी कभी ये एंटिटीज इंडिया की टेरिटरी से बाहर होते हैं, तो वो भी पकड़ना मुश्किल है। दूसरा, ओवरऑल अगर हम लॉ को देखें तो जहां पे हम किसी अपराधी को पकड़ते हैं और उसको सजा दिलाते हैं, तो वो इंडिया में काफी कम रेट है, और डिजिटल साइबर क्राइम में वो और भी कम हो जाता है। और अखिलेश, क्या जो प्रोफेशनल हैकर्स हैं, क्या उनको उन तक पहुंच पाना, मैं आपसे सच जानना चाहूंगा, क्या उन तक पहुंच पाना किसी भी देश के लिए, जो भी उसके दुश्मन हैकर्स हैं, क्या सच में बहुत मुश्किल होता है? क्योंकि जो प्रोफेशनली हैक कर रहा है वो सबसे पहला तो अपना डिफेंस लेके चलेगा, जहां तक आम आदमी नहीं सोच पाता उन चीज़ों को, लेकिन मैं उस ढंग से सोचने का प्रयास कर रहा हूं कि वो सबसे पहले तो ये डिफेंस लेके चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति मेरे तक ना पहुंच पाए, मेरी मंशा पूरी हो चाहे ना हो, पर मुझे ट्रैक ना कर पाए। तो क्या ये सच में बहुत कठिन है हैकर्स तक पहुंच पाना? क्या ये एक सच्चाई है साइबर दुनिया की? देखिए, थोड़ा तो मुश्किल है, क्योंकि एक तो इसकी कोई फिजिकल टेरिटरी नहीं है। जैसे अगर नॉर्मल एक सामान्य रूप से जो अपराध होता है, वहां पे अपराधी को घटनास्थल पे मौजूद रहना पड़ता है, तो उसके मुकाबले टफ हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो अपराध करने वाला व्यक्ति है वो उस घटनास्थल पे मौजूद नहीं। जरूरी नहीं कि वो
थाना क्षेत्र या स्टेट की परिधि में या देश की परिधि में इवन हो। तो ऐसे में हमेशा ही उस व्यक्ति तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है। आप आईपी सिस्टम अपने हैक कर देते हैं तो पहुंचना में थोड़ा टाइम लगेगा, रिसोर्सेज भी एट द सेम टाइम लगेंगे। बट ऐसा नहीं कि अगर कोई किसी देश में इच्छा शक्ति है या किसी प्रशासन में इच्छा शक्ति है तो वो पहुंच सकती है बहुत आसानी से। एटलीस्ट हम आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सरकारी वेबसाइट्स कितनी सिक्योर्ड हैं, इस पर मैं आऊंगा, आपसे बात करूंगा। एक बार भगवान सिंह साहब के पास चल रहे हैं। भगवान सिंह साहब, ऑपरेशन सिंदूर ने निश्चित रूप से पड़ोसी मुल्क में हाहाकार मचा दिया। आज भी हमारी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लाहौर डिफेंस सिस्टम को बताया गया कि तबाह कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा जा रहा है भारत पाक के बीच तनाव अब और बढ़ सकता है, पाकिस्तान की मंशाएं नापाक है। इस पूरी स्थिति को मैं चाह रहा हूं आपसे, आप 1 से 2 मिनट लेकर के जरा मौजूदा वक्त जो है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि हो चुका है, हालांकि केंद्रीय मंत्री ने कहा वो अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, आगे दोबारा कुछ ऐसे अटैक हो सकते हैं, लेकिन जो पहला प्रहार था वो हो चुका है। इस स्थिति में आने वाले दिनों में क्या कुछ घट सकता है, उनके लिए आपका क्या एनालिसिस है आने वाले कुछ वक्त के? इसमें पहला प्रहार ही नहीं, दूसरा प्रहार भी हो चुका है। दूसरा भी हो चुका है, ठीक कह रहे हैं आप। दूसरा भी हो चुका है, तो इसलिए अब नाउ ये डिंग डोंग बैटल है अभी, और ये एस्केलेशन की शुरू की सीढ़ियां हैं शायद, क्योंकि इसमें जैसे कोई अफवाह है, कोई ये तो कंफर्म तो हुआ नहीं, लेकिन दोनों एनएसए ने बात की है, पाकिस्तान और इंडिया के ने, तो दोनों में यदि ये सूझबूझ आ जाती है कि जो हो गया सो हो गया। और अभी पाकिस्तान को भी, हालांकि शुरू में तो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये कह दिया कि हमने 5 एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान के डाउन करा दिए, तो वो कहते हैं एज फार एज वी आर कंसर्न हमने तो रिटेलिएटरी एक्शन कर लिया, अब और क्या करना है। लेकिन वो फौज शायद नहीं मान रही, उन्होंने ये पंगा ले लिया, उन्होंने तो एस्केलेशन किया, बढ़ाया। अब ना उन्होंने जो 15 हमारे स्टेशंस पे, सिटीज़ पे जो मिसाइल फायर करने की और ड्रोन्स की जो हरकत की है, इससे तो ये जो सिंदूर 2 है वो शुरू हो गया। अब सिंदूर 2 का जवाब वो आज रात को देंगे। और साथ साथ में सीरियस बात ये भी है कि जम्मू एंड कश्मीर में और पंजाब के कठुआ और जम्मू एरिया में जो फायरिंग हो रही है, इससे सिविलियंस की बड़ी कैजुअलिटी हो रही है। बड़ी कैजुअलिटी हो रही है सर, बिल्कुल। 16 आदमी की डेथ हुई है और करीब 50-60 जख्मी हुए हैं, और इसी तरह से शायद दूसरी तरफ भी हुए होंगे, क्योंकि हमने भी तो उनका जवाब दिया है। तो ये जो इस तरह की जो घटना हुई है, ये भी एक एस्केलेशन यानी बढ़ाने की, युद्ध की स्थिति को बढ़ाने के लिए ही एक तरीका है, एक स्टेज है। तो जो वो एक जगह फायर करेगा, हम 2 जगह करेंगे, वो फिर वो 4 जगह करेगा, और ये जो बढ़ता जाएगा। इसी तरह से जो बियॉन्ड विजुअल रेंज जो हम बात करते हैं, जो फायर हो रहा है मिसाइल्स का, ड्रोन्स का, रॉकेट्स का और आर्टिलरी का, तो ये जो फायर है, इससे भी मेरे ख्याल से आज रात के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि पाकिस्तान मान जाता है और इंटरनेशनल प्रेशर काम करता है, हालांकि काम मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए, पाकिस्तान यदि समझदार है, तो वो हमारे जो हमारे पास जो इक्विपमेंट हैं और जो हमारे पास असला है, उसका मुकाबला उनके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनके पास जो वेपनरी है या कोई जो मिसाइल सिस्टम है, वो हमारे सिस्टम से, हालांकि कुछ एक उनके अच्छे भी हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे मिसाइल सिस्टम। लेकिन फिर हिंदुस्तान पर सर 2 फ्रंट वॉर है, एक तरफ LOC है तो दूसरी तरफ LAC भी है, वहां भी इंडिया के लिए चैलेंज। नहीं, देखो इंडिया का तो आप जैसे हमारी फौज है वो उनसे 3 गुना है मान लो, तो बट वो 3 गुना का मतलब ये नहीं है कि हमारी ताकत उनसे 3 गुना ज्यादा है। हम 2.5 फ्रंट पे काम करते हैं, इधर वहाँ पे LAC में या चाइना बॉर्डर पे या और दूसरी जगह पे, अब तो बांग्लादेश भी हो गया, तो इन जगह पे कुछ होता है या नहीं होता है, हमें डिप्लॉयमेंट रखना पड़ता है। तो वो फौज तो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, वो हमारे लिए एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, कुछ भी हो, वो सब फोर्सेस उधर डिप्लॉयड है। और इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में चाइना के साथ में लद्दाख और
उत्तराखंड में, ये जो और भूटान के अपोजिट में जो भी डिप्लॉयड हैं उनको निकालना वहाँ से मुश्किल है। तो ले दे के जो बसता है वो हमारे पास एक समझ लो इसका मुकाबला है। दैट इज़ वाई 65-71 में जो वॉर हुए दोनों में कोई खास वेस्टर्न थिएटर पे कोई नतीजा खास नहीं हुआ कि जिसमें हम जीत गए या वो जीत गए। थोड़ा बहुत हमने ले लिया 5-7 किलोमीटर, तो उन्होंने दूसरी जगह 5-7 किलोमीटर ले लिया, और वो युद्ध खत्म होने के बाद में दोनों ने आपस में एक दूसरे का ठीक बात है। ये फुल स्केल वॉर्स अब आज के युग में उस तरह से संभव भी नहीं है और कोई भी देश नहीं चाहता कि फुल स्केल वॉर हो। लेकिन योगेंद्र कुमार जोशी साहब, ऐसी स्थिति में जो पुलिस है उसका एक बड़ा रोल होता है, क्योंकि सरहद पर जो होगा डिफेंस फोर्सेस देखेंगी, उनका अपनी स्ट्रैटेजी है, वो अपने हिसाब से काम करेंगी। लेकिन इंटरनल मामले जो कि कभी कम नहीं होते, हमेशा पुलिस के सामने सिविलियंस के दुनिया में चैलेंजेस रहते ही हैं। पुलिस के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी, एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी अब रहेगी, खासतौर पर सीमावर्ती राज्यों में। मैंने यहाँ का मॉक ड्रिल जो देखा है जयपुर का, और यहाँ ब्लैकआउट जो देखा है, उससे तो मुझे लगता है कि हमारी सेना और हमारे जो दिल्ली में बैठे हुए राजनेता वो ज्यादा मजबूत हैं, और उन्होंने अपनी मॉक ड्रिल और अपना जो होमवर्क है वो इतना जबरदस्त किया हुआ है कि पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि हमारे अंदर का जो है इंटरनल, कल मैंने देखा था ब्लैकआउट में आरएसीबी वालों ने लापरवाही बरती, किसी ने लाइटें बंद नहीं की, सड़क के ऊपर लाइटें चल रही है। आप देखिए कि मोबाइलाइजेशन जो था गाड़ियों का वो भी चल रहा है, और दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जबकि होना क्या चाहिए कि मैंने खुद ने 65 का और 71 का वार देखा है, जब एक आवाज के अंदर पूरी लाइटें बंद कर दिया करते थे लोग, और जहां है वहीं थम जाया करते थे। लेकिन इसकी प्रैक्टिस हमारे यहां अभी कराई नहीं है, और मुझे दुख हुआ इस बात को देख के कि हमारे जो संस्था है, जो कलेक्टर एसपी हैं, जो आप देखिए थाना है, पुलिस है, इनके पास चेतक है, इनके पास मोबाइल है, अनाउंसमेंट नहीं हुआ। सिविल डिफेंस ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। मतलब मैं देख रहा था कि जैसे मैं राजा पार्क में रहता हूं, तो कहीं आकर के अनाउंसमेंट करेंगे कि भाई 8:30 से 8:45 के बीच में आपको ब्लैकआउट करना है, लाइटें बंद करनी है। मैंने बाहर निकल के देखा तो सड़क की लाइटें भी जल रही हैं। तो हम इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो हमको तैयारी करनी चाहिए, बड़े सवाल इससे खड़े होते हैं। आपकी बात से एक बड़ी चिंता भी जाहिर होती है, बड़ा कंसर्न खड़ा होता है कि इंटरनल सुरक्षा को लेकर के जो तमाम लूप होल्स हैं उनको बहुत जल्दी भर लेने की आवश्यकता है, ताकि किसी तरह की अराजकता ग्राउंड पर ना दिखाई दे। सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम कर रही हैं, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस और तमाम जो अन्य एजेंसियां हैं उनको भी सतर्क रहना जरूरी है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रिटायर्ड ब्रिगेडियर भगवान सिंह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। अखिलेश शुक्ला, साइबर एक्सपर्ट के नाते से थे, शुक्रिया अखिलेश। योगेंद्र कुमार जोशी साहब, हमेशा आपके अनुभव हमको जानने को मिलते हैं, आपका शुक्रिया। युद्ध का साया, बम धमाके का ईमेल आया, ये ईमेल आगे भी आ सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी हमारी इसके अगेंस्ट में काम कर रही है, हमें सुरक्षित रखने के लिए और भी एजेंसियां लगी पड़ी हैं। कवरेज जारी रहेगी। नमस्कार।